आज एक बेहद इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, रासायनिक बंधन। और सबसे पहले इसकी शुरुआत हम एक क्वेश्चन से करेंगे, और क्वेश्चन है रासायनिक बंधन क्या है। क्वेश्चन लिखिए, लिखिए रासायनिक बंधन क्या है। लिख लिए रासायनिक बंधन क्या है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। तुम एक सिंपल चीज़ सोचो कि हमारे हाथ में एक परमाणु है और हमारे दूसरे हाथ में कोई दूसरा परमाणु है। यदि ये दोनों आपस में जुड़ेगा या ये दोनों आपस में एक साथ रहेगा, तो आपको नहीं लगता है कि ज़रूर इसके पीछे कुछ न कुछ आकर्षण बल होगा, तभी ऐसा संभव है। बिना आकर्षण बल के तो कोई चीज़ आपस में तो जुड़ नहीं सकता है। इसका मतलब रासायनिक बंधन एक प्रकार का आकर्षण बल है। अब कैसा आकर्षण बल है? यह वह आकर्षण बल है जो दो या दो से अधिक परमाणुओं को आपस में एक अस्थाई अणु के रूप में जोड़ कर रखता है। जैसे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, एक एटम, दूसरा एटम और ये तीसरा एटम, ये तीन एटम से ही ना निर्माण होता है H2O के एक अणु का। तो इसमें यदि ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन सब आपस में जुड़ा हुआ है, तीनों का तीनों आपस में जुड़ा हुआ है, तो जरूर इसके बीच कोई ना कोई आकर्षण बल है। बिना आकर्षण बल के तो यह जुड़ा हुआ नहीं रह सकता है, पहली बात। और दूसरी बात, ऐसा जुड़ा हुआ है कि ये टूटने वाला नहीं है, अपने आप ये टूट नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एक अस्थाई अणु का निर्माण कर रहा है। मतलब ये देखो, ये परमाणु है और ये सब जब आपस में जुड़ जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अणु। हालांकि अणु का परिभाषा जो एग्जैक्ट है वो सब शुरू में बताया गया है। तो हम अब यहाँ पर क्या कहेंगे? हम कह सकते हैं कि वह आकर्षण बल जो दो या दो से अधिक परमाणुओं को आपस में एक साथ एक अस्थाई अणु के रूप में जोड़ कर रखता है, उसे हम रासायनिक बंधन कहते हैं। क्या ये बात समझ में आया कि रासायनिक बंधन क्या है? लिखिए रो देखिए, वह आकर्षण बल, वह आकर्षण बल जो वह आकर्षण बल जो दो या दो से अधिक, वह आकर्षण बल जो दो या दो से अधिक परमाणुओं को, दो या दो से अधिक परमाणुओं को आपस में एक साथ एक अस्थाई अणु के रूप में, एक अस्थाई अणु के रूप में जोड़ कर रखता है, एक अस्थाई अणु के रूप में जोड़ कर रखता है, उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि अतः हम कह सकते हैं कि रासायनिक बंधन एक प्रकार का आकर्षण बल है। अब देखो, ये लिखना नहीं है, ये तो आप पहले लिख चुके हैं कि रासायनिक बंधन एक आकर्षण बल है। सुनो, अब थोड़ा इम्पोर्टेंट बात है जो ये सुनो। सवाल ये उठता है कि कोई दो अलग अलग चीज़ आपस में अपने आप तो आकर्षित नहीं हो जाएगा। यदि वो आकर्षित होता है तो उसका कुछ न कुछ तो कारण होगा।
यानी अब हमको समझना है इस आकर्षण बल का कारण, यानी अब हमको समझना है रासायनिक बंधन का कारण। आखिर दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन बनता ही क्यों है? आखिर दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच ये आकर्षण बल आता कहाँ से है? इसी को हम लोग एक स्टार, एक टॉपिक के अंतर्गत लिखेंगे। स्टार लगाइए, लिखिए रासायनिक बंधन के कारण। रासायनिक बंधन के कारण। इंग्लिश में लिखोगे क्या? कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, लिख दीजिए कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। सही है, कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहला कारण लिखो ऊर्जा में कमी। ये पहला कारण। ये तुम समझा नहीं होगा कि ऊर्जा में कमी ये पहला कारण कैसे है, तो तुम अपने आप यदि समझ ही लोगे तो हमको समझाने की ज़रूरत क्या पड़ेगी? फिर तुम हमको रुपया क्यों दोगे? है ना रे? ये सब अपने आप समझ में नहीं आएगा, तुमको इसको समझाना पड़ेगा। सुनो, जब दो परमाणु एक दूसरे के सन्निकट आता है, एक दूसरे के नज़दीक आता है, तो वहाँ पर दो तरह का बल काम करने लगता है, एक आकर्षण बल और एक विकर्षण। लिखिए तो नीचे में, जब दो परमाणु, अरे हेडिंग लिख चुका है ना ऊर्जा में कमी, इसी के अंतर्गत नीचे एरो देके लिखना शुरू कीजिए। जब दो परमाणु आपस में एक दूसरे के नज़दीक आता है, जब दो परमाणु आपस में एक दूसरे के नज़दीक आता है तो दो तरह का बल काम करने लगता है। हम फोन पर बात करते हैं, ठीक, तो दो तरह का बल काम करने लगता है। लिखिए ए नीचे वाले लाइन में लिखिए, ए नंबर में आकर्षण बल और दूसरा प्रतिकर्षण बल या विकर्षण बल। एक को हम लोग इंग्लिश में अट्रैक्शन और दूसरे को रिपल्सन कहते हैं। पहला नंबर आकर्षण बल और दूसरा में प्रतिकर्षण। अच्छा, तुम लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हो। आकर्षण प्रतिकर्षण आज तक सुना नहीं क्या? ये सब वर्ड में तुमको बोलते हैं तो तुम अनकंफर्टेबल कैसे फील करने लगते हो? कुछ आदमी, मैं सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये आश्चर्य की बात नहीं है कि यदि आप आकर्षण और प्रतिकर्षण आज तक नहीं सुने हैं तो साइंस पढ़ने के लिए क्यों आए? साइंस में इसके बिना काम चलेगा जी? पूरा का पूरा साइंस आकर्षण और प्रतिकर्षण पर है, फिर काम कैसे चलेगा? हम प्रतिकर्षण बोलते हैं, उधर दिखने लगा, क्या क्या हो गया भाई, क्या बोल दिया, क्या नया वर्ड आ गया? ये नया वर्ड है क्या आपके लिए? सुनिए, हमने कहा कि जब दो परमाणु आपस में एक दूसरे के नज़दीक आता है तो वहाँ पर कितने प्रकार का बल काम करने लगता है? दो प्रकार का। अब थोड़ा समझिए कि आखिर ये दो प्रकार का बल कहाँ से आता है, और अभी आपको लिखना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ समझना है। ये एक परमाणु है जिसका नाभिक है, ये इसका पहला कक्षा है और ये इसका दूसरा कक्षा है। यहाँ एक और परमाणु है जिसका ये नाभिक है, ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, और मान लो आप कि इसमें तीन कक्षा है। यानी यह तीन कक्षा वाला परमाणु है और यह दो कक्षा वाला परमाणु है। अब जब ये एक दूसरे के नज़दीक आएगा तो जैसे जैसे नज़दीक आने लगेगा वैसे वैसे यहाँ पर दो तरह का बल काम करना शुरू कर देगा। इस बात को समझने के लिए पहले आप ये समझिए, धन आवेश और धन आवेश एक दूसरे को रिपेल करता है, ऋण आवेश रिपेल करेगा, और प्लस और माइनस एक दूसरे को
आकर्षित करता है। यहाँ आकर्षण होगा, एट्रैक्शन होगा, यहाँ और यहाँ रिपल्सन होगा। और ये बात भी आप पहले से जानते होंगे कि सेम नेचर का चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है, विकर्षित करता है, और अपोजिट नेचर का चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करता है। चुंबकीय क्षेत्र में पढ़े होंगे नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, साउथ साउथ को रिपेल करता है, जबकि आकर्षण होता है साउथ और नॉर्थ में। विपरीत ध्रुव के जब चुंबक को आप सटाएंगे तभी वो सटेगा, सेम ध्रुव में सटाने का प्रयास करेंगे देखते हैं वो दूर धकेल देता है। तो ये सब बात तो थोड़ा बहुत तो ज़रूर पढ़ा होगा, बस इसी की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। एक बात बताइए, ये परमाणु इसके नज़दीक जाएगा तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि नाभिक के पास धन आवेश है और इसका जो कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन होगा और वह ऋण आवेशित है? तो ऐसी स्थिति में आप ही बताइए कि यह नाभिक इसके कक्षा को आकर्षित करेगा या नहीं? बोलिए, करेगा। तो क्या यह नाभिक इसको छोड़ देगा? ये इसको भी आकर्षित करेगा। ये नाभिक क्या इसके केवल एक ही कक्षा को आकर्षित करेगा? बाकी कक्षा में भी तो इलेक्ट्रॉन है, नाभिक में प्लस और हर कक्षा में माइनस, तो यहाँ और भी आकर्षण होगा। लेकिन हम दूगों को दिखा दिए तो हम आपसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि बाकी बातों को आप समझ रहे हैं। तो ये जो ग्रीन से लिखा हुआ है ना, ये हो गया आपका एट्रैक्शन। यदि एट्रैक्शन की हम बात करें तो ये नाभिक, ये जो नाभिक है ये इसके दूसरे कक्षा से भी आकर्षित हो रहा होगा, और इसका जो नाभिक है यह इसके दूसरे कक्षा को भी आकर्षित कर रहा होगा। तो आप देखिए अभी तक जो ग्रीन से लिखा हुआ है वह क्या दिखाया गया है? एट्रैक्शन, आकर्षण। अब देखो, अब ध्यान देना जरा। अभी तक तुम सिर्फ आकर्षण को देखा, यहां प्रतिकर्षण भी तो हो रहा होगा। ये कक्षा और ये कक्षा एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। ये नाभिक और ये नाभिक एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो हम क्या करते हैं, रेड से इस चीज़ को दिखा देते हैं। देखो यहाँ हम इस चीज़ को रेड से दिखा देते हैं। ये नाभिक इस नाभिक को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। ये जो कक्षा आप देख रहे हैं, ये कक्षा इस कक्षा को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। ये कक्षा इस कक्षा को प्रतिकर्षित कर रहा होगा। यानी एक्चुअल में जो रेड से हम दिखा रहे हैं वह क्या दिखा रहे हैं? रिपल्सन, विकर्षण, या इसी को हम लोग प्रतिकर्षण कहते हैं। ये एक दूसरे के विपरीत धकेल देगा। अब देखिए यहाँ पर आकर्षण भी हुआ और यहाँ पर प्रतिकर्षण भी हुआ। तो हम एक चीज़ तो देख लिए कि जब दो परमाणु एक दूसरे के नज़दीक आया तो दोनों तरह की बातें हुई, आकर्षण भी हुआ और प्रतिकर्षण भी हुआ। अब बंधन तो एक ही स्थिति में बनेगा। यदि आकर्षण बल अधिक हो जाए और प्रतिकर्षण कम हो जाए तो बंधन बनेगा, और यदि प्रतिकर्षण अधिक हो गया और आकर्षण कम हो गया तो ये परमाणु एक दूसरे को धकेल देगा, और तब यह बंधन कभी भी नहीं बन पाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि दो परमाणु हमेशा आपस में बंधन नहीं बनाता है। आप चाहेंगे कि इसको हम इसके साथ जोड़ दें, इसको इसके साथ भी जोड़ दें, इसको इसके साथ भी जोड़ दें, तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आकर्षण ही अधिक होगा। कुछ केस में प्रतिकर्षण भी अधिक होता है और वह बंधन का निर्माण नहीं करता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यदि आकर्षण बल अधिक होगा तो बंधन का निर्माण होगा, और यदि आकर्षण बल कम होगा तो या प्रतिकर्षण अधिक होगा तो बंधन का निर्माण नहीं होगा। लेकिन ऊर्जा की तो कोई बात ही नहीं हुई, जबकि हेडिंग में क्या लिखे हुए हैं आप? ऊर्जा की कमी होती है। अब सुनिए, ऊर्जा की बात आएगी यहाँ। यदि दो चीज़ आकर्षित हो तो वहाँ से ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा यदि निकलेगी तो इस निकाय का, इस सिस्टम का ऊर्जा यहाँ से निकलेगा तो इसका तो ऊर्जा कम हो जाएगा ना। तो ऊर्जा कब निकलेगी? जब ये आकर्षित होगा, और आकर्षित होगा, ऊर्जा निकला तो ऊर्जा में कमी आएगी ही और बंधन का निर्माण होगा, चूँकि आकर्षण हुआ है। लेकिन यदि प्रतिकर्षण हो जाए तो इसमें और ऊर्जा आ जाता है, इसकी एनर्जी और बढ़ जाती है, ये एक दूसरे को धकेल देगा,
और ऐसी स्थिति में इसकी ऊर्जा और बढ़ जाएगी और ऐसी स्थिति में यह बंधन का निर्माण नहीं कर पाएगा। अब आप यह बताइए कि अस्थाई किस स्थिति में है? यह आकर्षित होकर अस्थाई है या प्रतिकर्षित होकर अस्थाई है? आकर्षित होकर अस्थाई है, क्योंकि आकर्षित होने के बाद ऊर्जा निकलेगी और सिस्टम की ऊर्जा जितनी कम हो वह उतना ही ज़्यादा अस्थाई होता है। अब आप कहेंगे कि सर हमको ये उल्टा लग रहा है, आपको बेकार उल्टा लग रहा है। हम आपको समझाते हैं कि ये उल्टा नहीं है। जिसकी ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी उसका स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा, और जिसकी ऊर्जा जितनी कम होगी उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। इस बात को समझने के लिए एक एकदम सिंपल सा एग्जांपल आपको बताते हैं। यहाँ पर एक बेंच लगा हुआ है, जैसे अभी तुम बैठे हुए हो, यहाँ पर एक बेंच लगा हुआ है जिस पर एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, समझा? इस पर एक आदमी खड़ा है बहुत प्यार से। जैसे ये बेंच मान लो यहाँ पर, ये जो बेंच है लगा हुआ इस पर खड़ा है। अब हम उधर से आए, जोर से उसको धक्का मार दिए। धक्का मारे तो हम एनर्जी न लगा दिए उस पर। अब तो बड़ा अच्छा महसूस कर रहा होगा वो, उसका मुंह कान टूट गया होगा और अपने आप को लग रहा होगा नहीं बड़ा बढ़िया हुआ, मतलब वो अस्थाई महसूस कर रहा होगा। ज़्यादा ऊर्जा यदि आप लगाइएगा या किसी चीज़ पर आप एडिशनल एनर्जी लगाएंगे तो वह अस्थाई नहीं होगा, वह अनस्टेबल हो जाएगा। गाड़ी धीरे धीरे चला रहे हैं, आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में चला दिए तो आपकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। कहीं मुँह कान छोड़ के गिरिएगा तो जान जाने का संभावना है, और गाड़ी लगा के खड़ा है तब दुर्घटना की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। और अब कोई मैथछिन्न आके ठोक दे वो अलग बात है। तो आप ही सोचिए कि आपको नहीं लगता कि जितना ज़्यादा स्पीड में है उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी? बात समझ में आ रही है आपको? तो बात सीधी सी है, ऊर्जा जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही कम, और ऊर्जा जितनी कम स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा। अब हम केमिकल बॉन्डिंग पर इसका एप्लीकेशन करें। हम जो लिखेंगे उसको एक बार सुन लें, समझ लें, फिर आप लिख लीजिएगा। हमने कहा कि जब दो परमाणु आपस में एक दूसरे के नज़दीक आता है तो दो तरह का बल काम करने लगता है, एक आकर्षण बल और दूसरा प्रतिकर्षण बल। यदि आकर्षण बल अधिक होगा तो इस पूरे सिस्टम, इस पूरे निकाय की ऊर्जा घट जाएगी और बंधन का निर्माण होगा। परंतु यदि प्रतिकर्षण अधिक हो और आकर्षण कम तो ऐसी स्थिति में सिस्टम की ऊर्जा और बढ़ जाती है और किसी भी स्थिति में रासायनिक बंधन का निर्माण नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि रासायनिक बंधन का निर्माण ऊर्जा की कमी से होता है, या ऊर्जा को कम करने के लिए होता है ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा अस्थायी हो सके। अब तो बोलना नहीं पड़ेगा। अब आप फ़ोटो बना लीजिए, फ़ोटो के बाद ये सारा बात आपको लिखना पड़ेगा। ये भी बनाओगे? ये तुम ही है, तुम ही है ये। अभी जो फ़ोटो बनाए थे, फ़ोटो बनाओ भी और साथ साथ सुनो भी। अभी जो फ़ोटो बनाए थे उसमें तुम बिल्कुल आराम से इस बेंच पर खड़ा था और तुम्हारा मुंह एकदम गोल है, लेकिन यदि तुमको धकेल दिया जाए और फिर बेंच पर लाया जाए तुम्हारा मुंह ऐसा हो जाएगा। नहीं समझा? कन्न किधर धंस जाएगा, किधर टूट जाएगा, ये कहना मुश्किल है। मुंह कान नाक फुलल रहेगा, पहचानों में नहीं आएगा। वो जो धरफराइल रहता है, लगता है पिछला 2-3 दिन से नया आ रहा है। रे इसी बैच में धरफराइल रहता था ना, वो सब ऐसे भी ज़्यादा एनर्जेटिक आदमी है और स्टेबिलिटी इसलिए उसकी कम है। एक्चुअल में वो याद दिलाते रहता था कि छुट्टी अब देना है, अब देना है। वो बहुत अशांत चित्त का लड़का था वो। उसका दिमाग हम देखते थे वो स्थिर रहता ही नहीं था, वो कंसंट्रेट ही नहीं रहता था। वो अजीब व्यवहार का लड़का था।
अब थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लीजिए आप। अच्छा, ये पैरेलल आप समझ तो रहे हैं ना कि कहाँ पर आकर्षण होगा और कहाँ पर प्रतिकर्षण। अब लाइन बाई लाइन में अट्रैक्शन प्रतिकर्षण मत लिखने लगना, एक जगह कहीं आकर्षण और एक जगह प्रतिकर्षण दिखा दीजिए, बाकी बात तो आप समझ रहे हैं। लिखाना शुरू करें क्या? फोटो और बाद में बनाते रहना। लिखो, तुम भर दिन में फोटो ये बनाएगा। लिखो, यदि आकर्षण बल अधिक होगा, नीचे में फोटो के नीचे में, यदि आकर्षण बल अधिक होगा तो, यदि आकर्षण बल अधिक होगा तो निकाय, नो हर्षिकार को आकार यो, निकाय, इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सिस्टम। और सिस्टम किसको कहते हैं? जिस चीज़ पर हम काम कर रहे हैं, इसी दोनों परमाणु के बीच में काम कर रहे हैं, तो यही इस बार सिस्टम कहलाएगा। तो निकाय की ऊर्जा घट जाएगी, तो निकाय की ऊर्जा घट जाएगी और तो निकाय की ऊर्जा घट जाएगी और रासायनिक बंधन का निर्माण हो जाएगा, और रासायनिक बंधन का निर्माण हो जाएगा। परंतु यदि प्रतिकर्षण बल अधिक हो या विकर्षण बल अधिक हो, परंतु यदि प्रतिकर्षण बल अधिक हो तो निकाय की ऊर्जा और बढ़ जाएगी, निकाय की ऊर्जा और बढ़ जाएगी और ऐसी स्थिति में रासायनिक बंधन का निर्माण कभी नहीं होगा। पहला कारण स्पष्ट समझ में आया। अब रासायनिक बंधन का दूसरा कारण समझिए। आप लोग नाम सुने हैं ये टॉपिक, लुईस का अष्टक नियम, ये दूसरा कारण है रासायनिक बंधन बनाने के लिए। लिखिए दूसरा में, लिखो लुईस का अष्टक नियम। लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस का अष्टक नियम, लुईस ऑक्टेट रूल लिख लिए। देखो, कोई भी परमाणु चाहता है कि उसका कन्फिग्रेशन उसके अगल बगल वाले अक्रिय गैस के कन्फिग्रेशन के बराबर हो जाए। और किसी भी अक्रिय गैस का कन्फिग्रेशन क्या है? उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और वह अधिक अस्थायी होता है। लुईस ने बस इसी बातों को एक पॉइंट में कह दिया कि कोई भी परमाणु चाहता है कि उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। इसी को हम लुईस का अष्टक नियम कहते हैं। आप आज पहला दिन क्लास कर रहे हैं ना, बैठ जाइए। इसीलिए आपको ये बात समझ में नहीं आया। क्या इससे पहले नहीं बताया गया है कि
आकर्षण होगा तो ऊर्जा क्यों निकलेगा और प्रतिकर्षण? बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अब आप फिर खड़े हो जाए, मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आपको आपके क्वेश्चन का जवाब अपने आप मिल जाएगा। एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, दोनों आकर्षित होकर सटा हुआ है। अब आप ये बताइए कि यदि आप इसको हटाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? बल लगाएं, फोर्स, कुछ काम वर्क करना पड़ेगा ना। तो आपकी कुछ ऊर्जा खत्म होगी कि नहीं? आपकी ऊर्जा खत्म किस चीज़ में हुई? उसको अलग करने में। तो जब ये सटा होगा तो जितना बल अभी आप इसको अलग करने में लगाए हैं, आपको नहीं लगता है कि जिस समय ये सटा होगा उतना ही ऊर्जा निकाला होगा? बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, क्योंकि ऊर्जा का ना ही निर्माण संभव है और ना ही विनाश। आप कह रहे हैं कि हम इसमें ऊर्जा लगाएंगे तब ये अलग होगा। इसका मतलब है कि जब ये सटा होगा उस समय ये ऊर्जा निकाला होगा, और जितना निकाला उतना आप लगाइएगा तो अलग होगा, नहीं तो अलग नहीं होगा। अब ये समझ में आया कि कोई चीज़ आकर्षित होगा तो कैसे ऊर्जा निकलेगी? अरे भाई, ये जन्म जन्मांतर के लिए सटले होगा कि ये कभी अलग रहा होगा? जिस समय सटा होगा उस समय ऊर्जा निकली होगी और इसीलिए ये सटा। और अब जब इसको हटाना है तो हमको अपनी तरफ से ऊर्जा देनी पड़ेगी उतना ही जितना कि ये निकाला होगा। अब आई बात समझ में? मतलब आप ये कहते हैं कि ये पहले से सटा होगा। देखिए, पहले से कुछ नहीं सटा होता है, सब चीज़ सटा होगा कि जिस समय उसका फॉर्मेशन हुआ होगा उस समय वो सटा होगा और सटने के दौरान ऊर्जा निकाला होगा। इसी सब बात को आप बेहतर समझिएगा थर्मोडायनामिक्स में, उष्मा गतिकी बोलते हैं उस चैप्टर का, वो नाम ही है, वहाँ पर उष्मा का चर्चा ही होगा। समझ में आया बात? ये बात आप हमेशा जानिए, साइंस का ये नियम है, जब भी दो चीज़ आकर्षित होता है तो ऊर्जा निकलती है, और जब भी दो सटे हुए चीज़ों को आप अलग करने का प्रयास करेंगे तो आपको अपनी तरफ से ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसको यदि हम तोड़ें तो हमको एनर्जी लगेगा ना? एनर्जी लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जरूर इसके निर्माण के दौरान इतना एनर्जी ये पहले रिलीज किया होगा। आई बात समझ में? मतलब जब भी बंधन का निर्माण होगा तो वहाँ पर एनर्जी निकल चुका होगा, और अब हम उसको तोड़ रहे हैं तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर हम इसको जलाएंगे तब, जलाने वाला बात दूसरा है। केमिस्ट्री में यही सब तो सेंसिटिव चीज़ है जिसको बहुत ट्रांसपेरेंटली, पारदर्शिता के साथ समझना पड़ता है, समझे? और यह सब बात एक, आज आप पहला दिन क्लास कर रहे हैं और सब बात एक दिन में समझना संभव नहीं है। उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझ गए होंगे और आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। या कुछ और है दिमाग में तो बोलिए, बैठ जाइए। क्या लिखा रहे थे, भूल भी गए। लो, इसका अष्टक नियम लिखो। कोई परमाणु अपने बाहरी कक्षा में, कोई परमाणु अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। कोई परमाणु अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। और इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण और इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण, त्याग या ग्रहण या त्याग ग्रहण, या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके, इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके परमाणु अपना अष्टक पूरा करता है। इसे लुईस का अष्टक नियम कहते हैं। इसे लुईस का, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा करता है, इसे लुईस का अष्टक नियम कहते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, यदि आपका छूटा है तो आप लिख लीजिए फिर से
कोई परमाणु अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है और वह इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अष्टक पूरा करता है। इसे हम लुईस का अष्टक नियम कहते हैं। अब थोड़ा देखो इधर, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है ना, 2 8 1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2 8 7। इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों में से किसी का अष्टक पूरा नहीं है। यह अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अब बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1। जो इलेक्ट्रॉन त्याग हुआ उसी को ये ग्रहण कर लिया, 7 था, अब कितना हो गया? 8। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो ये बदल गया Na+ में, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो बदल गया माइनस में, और दोनों का अष्टक पूरा हो गया। तो दोनों का अष्टक पूरा कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करके। त्याग और ग्रहण करने के दौरान क्या हुआ कि एक बन गया केटायन और एक बन गया एनायन। एक बन गया धनावेशित कण और एक बन गया ऋणावेशित कण। और धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, और आकर्षित करके एक दूसरे को पकड़ लेगा, एक दूसरे को जोड़ देगा, एक दूसरे के बीच बंधन बनेगा, और यही बंधन रासायनिक बंधन कहलाता है। और यही ना, इसी से ना Na और Cl आपस में जुड़कर एक सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। तो इसका मतलब है कि सोडियम और क्लोरीन के बीच कोई बंधन बना हुआ है, और बंधन का मतलब कोई आकर्षण बल काम कर रहा है जो उसको एक दूसरे के साथ आपस में जोड़े हुए है। समझे रासायनिक बंधन क्या होता है? या इसका ये मतलब है कि अष्टक पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। ये सब डिटेल में आप बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, जब आप आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड ये सब पढ़िएगा, वहाँ पर हम इसको डिटेल में बताएंगे। अभी तो हम सिंपल अष्टक नियम बता रहे हैं और रासायनिक बंधन बता रहे हैं। इसका मतलब है कि रासायनिक बंधन बनेगा हर हाल में जब परमाणु अपना अष्टक पूरा करेगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन लिया। अच्छा एक बात बताइए, 2 चीज़ के बीच लेन देन यदि हुआ तो उस दोनों के बीच एक संबंध स्थापित होगा कि नहीं? वो संबंध ही रासायनिक बंधन होता है। समझ में आई बात? तो अष्टक नियम आप पूरा लिख चुके हैं। इसको लिखना नहीं था, ये बस ऐसे ही समझने के लिए है, जब लिखना होगा तो लिखेंगे। स्टार लगाइए, हेरिंग, ये हो गया। दो ही कारण है रासायनिक बंधन का। स्टार लगाइए और लिखिए लुईस का बिंदु संकेत। लुईस डॉट सिंबल। लुईस का बिंदु संकेत। हो गया? देखो लिखेंगे नीचे, लुईस के बिंदु संकेत में, लुईस के बिंदु संकेत में तत्वों के संकेत को लिखा जाता है। लुईस के बिंदु संकेत में तत्वों के संकेत को लिखा जाता है तथा संकेत के चारों तरफ, तथा संकेत के चारों तरफ उतना ही बिंदु डाला जाता है, तथा संकेत के चारों तरफ उतना ही बिंदु डाला जाता है जितना उसके बाहरी कक्षा में, जितना उसके बाहरी कक्षा में, जितना उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, जितना उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अब देखो कार्बन का बिंदु संकेत कैसे हम लिखेंगे, सुनो पहले। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 4। इसका मतलब इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4।
तो जब हम इसका संकेत लिखेंगे तो हम लिख देंगे कार्बन, और इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसके अगल बगल 4 डॉट डाल देंगे। अब ये 4 डॉट ऐसे भी डाल सकते हैं, ये 4 डॉट ऐसे भी डाल सकते हैं, जैसे मन हो 4 डॉट डाल सकते हैं। अभी आप किसी तरह से डालिए, लेकिन आगे जब आप पढ़िएगा तो वहाँ आपको बताया जाएगा कि इस 4 डॉट को आप कैसे कैसे डालेंगे और इसको कैसे अच्छे तरीके से अरेंजमेंट करके लिखा जाता है। फिलहाल कैसे भी डालेंगे ये गलत नहीं है, ऐसे भी सही है, ऐसे भी सही है, ऐसे भी सही है। और पता है इस सब का अलग अलग मतलब होता है, लेकिन सब मतलब एक के बार में तो नहीं ना समझ सकते हो, तो अभी धीरे धीरे सीखिए, धीरे धीरे सब आ जाएगा। तो ये हुआ कार्बन का बिंदु संकेत। इसी तरह से जब तुम नाइट्रोजन का देखोगे तो इसके बाहरी कक्षा में पता है कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2, 5, तो बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हुआ ना, तो 5 डॉट डाले। ऑक्सीजन का बताओ तो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2, 6, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, कितना डॉट डाले? 6। इसी तरह से हम सबका डॉट डाल देते हैं। तुम घर पर चेक कर लेना कि उसके बाहरी कक्षा में उतना इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 होता है, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 होता है, ब्रोमीन के बाहरी कक्षा में 7 होता है, आयोडीन के बाहरी कक्षा में भी 7 होता है। ये सब हेलोजन है, 17वां वर्ग का तत्व है, इस सब के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। बेरिलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बोरोन के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, अल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन ये सब तो हो ही गया। बेरिलियम, बोरोन, इतने का आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा नहीं। इटी से एक्चुअल में जिस एलिमेंट के साथ जितना डॉट हम डाले हैं, एक्चुअल में यह डॉट उस परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब इससे हमको क्या फ़ायदा मिलेगा? देखो हमको क्या फ़ायदा मिलेगा बताते हैं। फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7, तो हम 7 डॉट डाल दिए। 7 डॉट हमको दिखा तो हम समझ गए 7 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए इसको केवल 1 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये डॉट लिखा रहता है ना, तो हमको पता चलता रहता है कि अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे हमको आगे सुविधा मिलेगा पढ़ाई करने में। अब कहेगा कि सोडियम में सर, सोडियम में किन को डॉट है? इसका मतलब है कि बाहरी कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। कैसे? 2, 8, 1, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, यदि 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो बाहरी कक्षा खत्म। अब तो दूसरा कक्षा ही नहीं, इसका बाहरी कक्षा हो गया और इसका अष्टक पूरा होगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल कर, तो ये धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी जो लिखा हुआ है उसको उतार लीजिए। हो गया, लिख लिए। अब सुनो, लुईस के बिंदु संकेत का उपयोग हम लोग सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए करते हैं, लेकिन डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का जो कोर कक्षा होता है, जो अंदर का कक्षा होता है, वह पूर्ण रूप से भरा होता है, लेकिन डी और एफ ब्लॉक का कोर कक्षा पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता है। इसीलिए पहले उतारिए इसको। उतार लिए? लिखेंगे, एरो दीजिए और लिखिए नोट करके। लिखो, लुईस के बिंदु संकेत का उपयोग लुईस के बिंदु संकेत का उपयोग लुईस के बिंदु संकेत का उपयोग सिर्फ एस तथा पी ब्लॉक, स्मॉल एस और स्मॉल पी, एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के लिए किया जाता है, के तत्वों के लिए किया जाता है। क्योंकि इसका कोर कक्षा, क्योंकि इसका कोर कक्षा, कोर कक्षा का मतलब बाहरी कक्षा को छोड़कर जितना भी कक्षा अंदर का है,
हाँ, कोण कक्षा पूर्ण रूप से भरा होता है। कोण कक्षा पूर्ण रूप से भरा होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के लिए स्मॉल डी तथा स्मॉल एफ, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के लिए डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के लिए लुईस के बिंदु संकेत का उपयोग, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के लिए लुईस के बिंदु संकेत का उपयोग नहीं होता है। लुईस के बिंदु संकेत का उपयोग नहीं होता है। और लुईस के बिंदु संकेत का उपयोग नहीं होता है क्योंकि इसका कोण कक्षा पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता है। क्योंकि इसका कोण कक्षा पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। हेडिंग डाल दीजिए। इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा संयोजकता। इसी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। बोलिए, आज के क्लास में किन्हीं को कोई परेशानी है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बाकी बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में।